चलो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था भाई? ठीक है, पिछले वीडियो हमने क्या पढ़ा था कि मनुष्यों में मानव जनन में हमने नर युग्मक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मानव के प्राथमिक जनन अंग के बारे में बोले तो वृषण के बारे में पढ़ा था कि वृषण क्या होता है। वृषण मानव का प्रथम क्या होता है? जनन अंग होता है। वृषण के बारे में हमने पढ़ा कि वृषण क्या होता है? शरीर के बाहर होता है और शरीर के टेम्परेचर का 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? कम करता है। इसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, भाग होते हैं, जिसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका और दूसरी कौन सी थी भाई? शुक्राणु, है ना, या शुक्रजन कोशिका के नाम से भी उसे जाना जाता है। और दूसरी जो खाली वाली जगह थी उसे बोला जाता था कौन सी? अंतराली कोशिका। कौन सी कोशिका बोला जाता था? अंतराली कोशिका। अब सबसे जरूरी क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, तुरंत बताइए कि मनुष्यों में नर में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? नर में कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं? अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हम 2 प्रकार के हार्मोन्स के नाम के बारे में हमने जाना था। तो पहला हार्मोन्स कौन था? टेस्टोस्टेरॉन, और दूसरा था एंड्रोजन। कौन था भाई? एंड्रोजन, याद रखिएगा। उसके आगे हम बात करते हैं। हमने पढ़ लिया प्राथमिक अंग, अब हम पढ़ रहे हैं भाई सहायक अंगों के बारे में। मनुष्य के नर वाले भाग की बात कर रहे हैं, तो सहायक अंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। शुक्राणु जनन हम पढ़ चुके, और उसमें हमने क्या पढ़ लिया भाई? नर युग्मक में हम पढ़ चुके थे। चलिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो वृषण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम उन सहायक नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और उन सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, समझते चलिएगा कि क्या होता है। ये होता है वृषण। ये क्या है? वृषण। और वृषण जिस भाग में रहता है, वृषण को चारों तरफ से या जिस कोष में रहता है उसे क्या बोला जाता है? वृषण कोष बोला जाता है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसमें क्या पाया जाता है भाई? 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वृषणीय पिंडक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के अंदर, ठीक है, इन्हीं के अंदर किसकी उत्पत्ति होती भाई? शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। अमन क्या कर रहे हो? बाहर जाके लगाइए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहां पे इसका निर्माण हो जाता है। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं कि जनन में या शुक्राणु की उत्पत्ति में किस प्रकार से नलिकाएं और किस प्रकार से ग्रंथियां कार्य करती है, कौन सी नलिका का क्या कार्य है और कौन सी ग्रंथि का क्या कार्य है। अब देखिए कि वृषण, यहां देखिए वृषण में शुक्राणु की जब उत्पत्ति हो जाती है तो वो सबसे पहले कहां पहुंचता है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले वो कहां पहुंचता है? शुक्रजन नलिका में। कहां पहुंच रहा है? अब नलिकाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले नलिका समझिए, सबसे पहले किस नलिका में पहुंचता है? शुक्रजन नलिका। और शुक्रजन नलिका से होते हुए कहां पहुंच जाता है? शुक्रवाहिका में। कहां पहुंचता है? शुक्रवाहिका में। कौन पहुंचता है? शुक्राणु। शुक्राणु कौन पहुंचता है भाई? अरे भाई देखो, यहाँ विषणीय पिंडक में जो शुक्रजन कोशिका थी और सर्टोली कोशिका दोनों मिलकर किसकी उत्पत्ति करते हैं? शुक्राणु की उत्पत्ति करते हैं। अब ये शुक्राणु सबसे पहले कहाँ आता है? तो शुक्रजन नलिका में आता है, और शुक्रजन नलिका से फिर उसके बाद शुक्रवाहिका में आता है। उसके बाद कहाँ पहुँचता है? अधिवृषण। कहाँ पहुँचता है? अधिवृषण। और अधिवृषण से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? शुक्रवाहिनी में। ये शुक्र को ले जाने वाली नली। अब देखिए, ये मैंने तीर बनाया हुआ है। अब इस नली से होते हुए सबसे पहले कहाँ पहुंच जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि में। अब देखिए ग्रंथि में शुरू हो जाता है। कहाँ गया भाई? देखिए ग्रंथि, आपने लिखा था 3 ग्रंथियों के नाम, जिसमें कौन कौन सी ग्रंथियां थी? प्रोस्टेट ग्रंथि थी, और काउपर ग्रंथि थी, और कौन सी थी भैया? और कौन सी थी? रीट बैलिस थी, है ना, आपने लिखा था। चलिए फिलहाल हम समझते हैं ग्रंथि में। तो सबसे पहले शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु कहाँ बनेगा? तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में। और वृषण से बनने के बाद कैसे बनता है? मैंने आपको बताया कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है ना। तो कौन बनाता है? शुक्रजन कोशिका ही शुक्राणु का निर्माण करती है, जो और उसे पोषण कौन देता है? सर्टोली कोशिका। उसके बाद जब उसका निर्माण हो जाता है, शुक्रजन नलिका उसे कहाँ लेके जाती है? शुक्रवाहिका में। और शुक्रवाहिका क्रम से याद रखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले वृषण में बना
ठीक है, वृषण में क्या बना भाई, शुक्राणु बना, कहाँ पहुंचेगा, शुक्रजन को, शुक्रजन नलिका में, शुक्रजन नलिका ये वाला भाग, शुक्रजन नलिका उसे कहाँ लेके जाएगा, शुक्रवाहिका, और शुक्रवाहिका उसे कहाँ लेके जाएगी, अधिवृषण, अधिवृषण के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, शुक्रवाहिनी में पहुंचेगा। ऐसे याद रखो, एक, ठीक है, इसको दो, ठीक है, और इसको तीन, और कुछ बचा नहीं, बचा ना, अधिवृषण बचा ना, 3 पे अधिवृषण और 4 पे इसको करिएगा, ठीक है। अब समझो कि सबसे पहले शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। वृषण में बनने के बाद वो कहाँ जाता है, शुक्रजन नलिका के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, शुक्रवाहिका में, और शुक्रवाहिका, देखिए ये सब ले जाने का काम करते हैं। नलिकाओं का काम क्या होता है, ले जाना, है ना। तो सबसे पहले कौन सी नलिका होती है, शुक्रजन नलिका, और उसके बाद उसे कौन लेके जाता है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका उसे कहाँ ले जाती है भाई, अधिवृषण तक, और अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिनी उसे कहाँ लेके जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब मैं आपको बताया हूं कि ग्रंथि की पहचान क्या होती है, तो ग्रंथि की पहचान होती है कि जिससे किसी ना किसी पदार्थ का क्या हो, श्रावण हो, निकले, कोई पदार्थ निकले उससे, वो क्या कहलाता है, ग्रंथि कहलाती है। तो अब का ऊपर जब ये कहाँ पहुंच जाता है भाई, शुक्राशय, है ना। अब ये कहाँ पहुंचा, शुक्राशय। अब जब ये शुक्राशय पहुंचता है तो शुक्राशय क्या काम करता है, शुक्राशय 2 प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करता है, है ना। वो किसका श्रावण करता है, फ्रैक्टोज का और प्रोटीन का श्रावण करता है। कौन श्रावण करता है, शुक्राशय। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो क्या हुआ कि देखिए शुक्राणु यहां से बना, पहुंचा कहां, शुक्रजन नलिका, इसके बाद कहां पहुंचा, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, और उसके बाद कहां पहुंचा, शुक्राशय में। और जब ये शुक्राशय में पहुंचता है तो शुक्राशय में 2 पदार्थ कौन कौन से, फ्रैक्टोज और प्रोटीन, कहां मिल जाते हैं, कहां मिल जाते हैं, शुक्राशय में। समझ रहे हो। अब ये शुक्राशय में मिलने के बाद क्या होगा, शुक्राशय में मिलने के बाद ये कहां पहुंचेंगे, पहुंचेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि में। समझ रहे हो। अब ये कहां पहुंचेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो आप कहेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि में ही वीर्य का अधिकांश निर्माण होता है। वीर्य समझते हो, नहीं समझते। स्पर्म, आप देखिए वीर्य क्या होता है, ये समझ लीजिए, वीर्य है, इसके अंदर करोड़ों शुक्राणु पाए जाते हैं। अगर ये वीर्य नहीं, वीर्य का मतलब क्या भाई, उसमें प्रोटीन है, तो शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ना। वो वीर्य क्या होता है, वीर्य में रहते हैं, कौन रहता है, शुक्राणु रहते हैं, ठीक है। अब यहां से ये कहां पहुंच गए भैया, प्रोस्टेट ग्रंथि में। समझ रहे हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कार्य करती है, इसमें दूधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है, जो क्या, यूरिन के द्वारा जो अपशिष्ट जल होता है उसके प्रभाव को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देता है। आप कहेंगे कि जब शुक्राशय से क्या होता है, शुक्राशय से वीर्य जब कहां पहुंचता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुंचता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, एक तरल पदार्थ का श्रावण करती है, जो यूरिन के, या कहेंगे कि यूरिया से युक्त जल के प्रभाव को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, ताकि शुक्राणु, वरना यहाँ शुक्राणु क्या हो जाते, मर जाते। भाई यहाँ क्षारीय जल है, अपशिष्ट जल जो यूरिया वाला जल होता है, जो अपशिष्ट जल आपके किडनी के द्वारा छाना जाता है, वो यहाँ पे रहता है। अगर यहाँ से होके जब ये गुजरेगा तो क्या होगा, वो वहीं पे स्पर्म मर जाएगा और कभी भी अगली पीढ़ी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्पर्म में ही शुक्राणु पाए जाते हैं। और आपको मालूम है भाई, यहाँ तक ये पहुँचेगा, अब यहाँ तक पहुंचेगा तब ना जनन के बाद, तब ना स्पर्म कहाँ प्रवेश करेगा, गर्भाशय तक जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं बताऊंगा, आप उसकी दिक्कत ना लीजिए। फिलहाल समझिएगा ध्यान से कि वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो सबसे पहले शुक्रजन नलिका तक जाता है, और शुक्रजन नलिका से होते हुए वो कहाँ पहुंच जाता है बहनी, शुक्रवाहिका में पहुंचता। उसके बाद अधिवृषण और शुक्रवाहिनी उसे सबसे पहले कहाँ लेके जाती है, तो शुक्राशय में लेके जाती है। शुक्राशय में 2 पदार्थ का श्रावण होता है। पहला पदार्थ कौन सा होता है भाई, पहला पदार्थ होता है बहनी फ्रैक्टोज, और दूसरा पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटीन का होता है। अब समझो कि आधा से ज्यादा, है ना, यूं कहें कि देखिए यहां से तो अभी केवल स्पर्म जा रहा था, शुक्राणु जा रहा था। अब शुक्राणु जब यहां पहुंच जाता है, अब यहां क्या मिलेगा, फ्रैक्टोज मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। समझ रहे हैं।
तो यहाँ अधिकांश आप कहेंगे कि वीर्य का आधा से ज्यादा निर्माण कहाँ हो जाता है, तो शुक्राशय में हो जाता है। और इसके बाद ये पहुंचता है प्रोस्टेट ग्रंथि में। प्रोस्टेट ग्रंथि में एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो यूरिया से मिले हुए जल को क्या करता है, उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। और इसके बाद ये कहाँ पहुंच जाता है बहनी, काउपर ग्रंथि में पहुंच जाता है। तो काउपर ग्रंथि क्या करती है, इस मार्ग को क्या बनाती है, चिपचिपा या तरल बनाती है, चिकनाहट लाती है, ताकि शुक्राणु आसानी से क्या कर सके, गति कर सके। क्लियर हो गया स्पर्म कैसे बनता है, कैसे प्रवेश करता है, कहाँ जाता है, क्लियर हुआ। फिर से देख लीजिएगा कि वृषण में मैं आपको बता चुका हूं वृषण में कैसे निर्माण होता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां किस प्रकार से मानव के जनन में सहायता करती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार करती हैं वो समझिएगा। तो क्या करती हैं वो कि यहाँ वृषण कोश में शुक्राणु बनता है जो शुक्रजन नलिका के द्वारा कहाँ पहुँचता है, शुक्रवाहिका में। और शुक्रवाहिका से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है गरीबों, है ना। शुक्रवाहिका से होते हुए अधिवृषण पहुंचा और अधिवृषण के बाद शुक्रवाहिनी उसे लेके जाती है। ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पे केवल कौन जा रहा है, शुक्राणु जा रहा है। और वो शुक्राणु कहाँ पहुंचता है बहनी, शुक्राशय में पहुंचता है। आप कहेंगे शुक्राशय में वीर्य का आधा से ज्यादा निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्टोज और प्रोटीन, वीर्य में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, फ्रैक्टोज भी पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या हो गया, शुक्राणु, लाखों करोड़ों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं लाखों करोड़ों, मैं आपको बताऊंगा। और अंडाणु में केवल एक ही प्रवेश करता भी है, जाते करोड़ों है लेकिन प्रवेश केवल एक करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। क्लियर है, अभी समझते हैं। तो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे फ्रैक्टोज और प्रोटीन जब स्रावित होगा, यहाँ से बनने के बाद वे वीर्य के साथ बहते हुए जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुंचते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि में एक पदार्थ स्रावित होता है जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ यूरिया वाला जल देखिए ये क्या है, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, अपशिष्ट जल इकट्ठा होता है, तो इसका भी यही मार्ग है, इसका भी यही मार्ग है कि नहीं। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक पदार्थ स्रावित होता है जो इस पानी के, इस जल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है और वीर्य आसानी से कहाँ पहुँच जाता है, काउपर ग्रंथि में। काउपर ग्रंथि का काम प्रमुख होता है, वो चिकनाहट बनाए रखती है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे क्या करता है, प्रवेश करता है। समझ में आ गई बात इतना, चलिए बेस्ट ऑफ लक, इसको नोट करिए फटाक से। समझ में आ गया, बहुत अच्छा।